हेलो। कोई बोल रहा नहीं है। पंखा चल। नमस्ते नमस्ते। हेलो, शुरू करें? हाँ हाँ, शेयर नहीं आया इसमें। हाँ, फिनिश दवाई थी। अच्छा ठीक है। नहीं तो मैं शुरू करूँ ना। एक किताब। हाँ हाँ, वो मेरी किताब पढ़ी ना, वहाँ से लिया। इसको और ऊंचा नहीं रख सकते। और ऊंचा नहीं रख सकते। शुरू कर सकती हूँ? आ गए लोग? अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी तो 5 मिनट हैं। हम्म। नहीं, मैंने फिनिश तो मैं फिनिश करूँगी पक्का, लेकिन वो उसका वो शेयर का नहीं आ रहा है इसमें ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, मैं फिनिश करूँगी पक्का। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं शुरू कर सकती हूँ अब, है? हाँ। नहीं नहीं, अभी अभी और आ जाए तो अच्छा है क्या? अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हेलो, आप सबको नमस्कार मेरा। और आज हम सब चर्चा में शामिल होंगे जो राजेंद्र यादव पर होगी। वैसे मेरा बहुत मन था कि राजेंद्र यादव पर मैं बोलूं, जो कुछ मैं सोचती हूँ वो कहूँ। मेरे हाथ में वो किताब भी है जो राजेंद्र यादव के ऊपर है और मैंने लिखी थी। सबसे पहले बता दूं, इसे लिखने का कारण ही बता दूं कि राजेंद्र यादव के लिए बोल तो बहुत लोग लेते हैं और उनकी तारीफ़ें जो उनके बाद हो रही हैं वो भी होती हैं, और जो विवाद और बदनामियाँ हो रही थी जो उनके सामने हो रही थी, काश वो आज होते और सुनते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। सच में उन्हें क्या क्या समझते थे लोग, लेकिन कहते कुछ और ही थे। मुझे ताज्जुब होता है कि आज जिस आदमी का हमको अभाव इतना साल रहा है, इतना खल रहा है, उसके रहते क्या हम उसके महत्व को जता पाए? क्या उसके रहते? नहीं। उनके हिस्से
विवाद आए, उनके हिस्से बदनामियाँ आईं, और मैं जो उनसे सालों साल, मेरे ख्याल में 24 साल जुड़ी रही, मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिला, मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया। ये अलग बात है कि मैंने उसकी परवाह नहीं की, राजेंद्र जी ने भी उसकी परवाह नहीं की। ये एक संयोग था दो लोगों का कि हम लोग ऐसे बेपरवाह हो गए थे ऐसी बातों से, विवादों से, और ये सब उठते थे, जलजले उठते थे, उनसे इतने बेपरवाह हो गए थे और बस अपने काम में मशगूल थे कि वही करना है हमें। तो मैं पहले वहाँ से शुरू करती हूँ, जैसे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, लिख भी चुकी हूँ, कि मैं कैसे मिली उनसे या वो मुझे कैसे मिले। सबके पास अपनी अपनी कहानी होगी, क्योंकि वो हंस पत्रिका के संपादक थे और लेखक लोग, हम लेखक जो हैं, ऐसा कोई होगा शायद जो उनसे मिला नहीं होगा, जो उनसे मिलने नहीं गया होगा, जिसने उनका दफ्तर नहीं देखा होगा। तो वो बात है, मेरे ख्याल में मुझे जितना भी याद है, वो 90 की बात है, 90 की, जब मैं लेखन में आई थी। मेरी पहली कहानी 90 में ही छपी थी। उसके बाद 90 ख़त्म होते होते मेरा एक कहानी संग्रह भी आ गया था, फिर 91 आया, और ये फिर एक उपन्यास भी आ गया, तब तक ये सब हो गया। राजेंद्र जी से मैं नहीं पहले मिली थी, मैं नहीं जानती थी लोगों को, जानती भी नहीं थी, क्योंकि साहित्य से मेरा वास्ता नहीं रहा था। केवल तब तक था जब तक मैं पढ़ती थी। दिल्ली में आके मुझे नहीं पता था कहाँ क्या है क्या नहीं है, या राजेंद्र यादव यहाँ हैं। 3 लोगों का नाम तो सुना था, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये 3 लोग नाम खूब सुना था। कमलेश्वर की कहानियाँ पढ़ी थी, राजेंद्र जी को तो पढ़ा भी नहीं था। तो ऐसा एक संयोग जुड़ा कि चित्रा जी से मेरी भेंट हो गई, चित्रा मुदगल, क्योंकि मैं नई थी, कहानी लिखती थी, तो मैं सोचती थी कि कहानी देने जाना होता है, दफ्तर में जाना होता है। मुझे ऐसा लगा, ऐसा लोगों ने मुझे ऐसा दिया कि मिल लो तो ज़्यादा अच्छा है कहानी लेके। तो मैं सारिका के दफ्तर गई थी। वहीं मुझे जो अवध नारायण मुदगल थे, उनकी बातों से पता लगा कि उनकी पत्नी चित्रा मुदगल हैं। तो चित्रा मुदगल का नाम मैं जानती थी, तो मैंने कहा आपकी पत्नी चित्रा मुदगल है। फिर हमारा मेल हो गया। तो मैं उस बात पे आती हूँ कि राजेंद्र जी से कैसे मिली। चित्रा जी के साथ मैं मनु दी के घर गई थी, मनु भंडारी जी के यहाँ गई थी, वो मुझे ले गई थी। मेरा कोई काम नहीं था, चित्रा जी ने एक उपन्यास लिखा था, वो उससे भेंट करने गई थी, मुझे भी साथ ले गई। उनका घर मेरे घर के पास था, मनु भंडारी जी का, और वहीं राजेंद्र यादव भी रहते थे। मुझे ले गई थी, हम बैठे रहे और वो बातें करती रहीं। जाहिर है मेरे पास तो कोई बात ही नहीं थी, मैं चुपचाप बैठी रही। और चित्रा जी ने मेरा परिचय भी दिया कि ये कहानी लिखती है, और मेरे घर वालों को भी परिचय दिया, इसके घर में सब डॉक्टर वाक्टर हैं, जो भी है। चली आई मैं, कोई एक बात भी नहीं की मनु भंडारी जी से मैंने, चली आई। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया और मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मनु भंडारी जी बोल रही हैं, उनका फ़ोन है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं फ़ोन पे गई और मैं बात की, मनु दी से बात की। तो मनु दी ने कहा कि तुम कहानियाँ लिखती हो, क्या तुमने कभी राजेंद्र को दी हैं? ऐसे बोली हूँ। मैंने कहा राजेंद्र? हाँ, राजेंद्र यादव को दी हैं। मैंने कहा राजेंद्र यादव? नहीं दी। वो कहाँ हैं? मैं बिल्कुल अनजान थी, आपके साहित्य से सबसे अनजान थी, कहाँ क्या है मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि हंस का दफ्तर।
मैंने कहा हंस का दफ्तर कहाँ है? तो कहने लगी कि मैं ये फ़ोन नंबर देती हूँ, तुम इस फ़ोन नंबर पर बात कर लो राजेंद्र से बात कर लो। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप राजेंद्र यादव बोल रहे हैं ना? तो जैसा उनका लहजा था, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैंने अपना नाम लिया। आप मुझे नहीं जानते? बोले जानता कैसे नहीं हूँ, कल आप हमारे घर आई थी, मुझे मन्नू बता रही थी। तो मैं थोड़ी सहम गई कि जानते हैं, कल बता रही थी। तो मैंने कहा मैं कहानियाँ लिखती हूँ। तो वो कहने लगे पता नहीं कैसी कहानियाँ लिखती हो, कहानियाँ तो बहुत लोग लिखते हैं। तो मैंने कहा मन्नू दी ने कहा है कि मैं आपको कहानी दूँ। कहा दे दो। तो मैंने कहा आपका दफ्तर कहाँ है? उन्होंने कहा दरियागंज में, मैं हंस का दफ्तर। मैंने कहा आप हंस भवन में नहीं बैठते? बोले अरे मार डाला, कहाँ हंस भवन, कहाँ मेरा दफ्तर। जब फिर मैंने कहा अच्छा बताइए मैं कैसे आऊँ, मिलना चाहती हूँ, कहानी भी लाऊँगी। तो मैं गई थी और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आना, वहाँ एक बड़ा सा पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है, उसके सामने से दाहिने को गली मुड़ेगी ऐसे। तो मुझे अच्छा भी लगा कि कोई मुझे रास्ता बता रहा है, जहाँ लेखन की दुनिया है वो रास्ता मुझे कोई बता रहा है। मैं गई थी तो जाहिर है पता नहीं लेखिकाएँ कैसे जाती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो डॉक्टरों के घर से थी, हम लोग तो जब पार्टियाँ वार्टियाँ होती थी तब जाते थे। तो मैंने सोचा ठीक से जाऊँ, अच्छी तरह जाऊँ, तो मैं गई थी। खैर उनके कमरे में, आप बहुत लोगों को पता होगा कि कमरे के पहले कमरे में बीना बैठती हैं, मैं वहीं बैठी रही। कोई था अंदर, कोई था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मैडम चली जाइए, कोई है तो क्या, बाबूजी को नहीं कोई फ़र्क पड़ता इसे। तो मैंने सोचा मैं कैसे चली जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं शायद 1-1.5 घंटे और इससे भी ज़्यादा वहीं बैठी रही। फिर बीना मुझे ले गई हाथ पकड़ के, फिर कहा ये आई हैं, आपसे मिलने आई हैं। तो मैं गई और मैं चुपचाप बैठी रही, सिर झुका के बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप कहानियाँ लिखती हैं? मैंने कहा हाँ, सिर झुकाए हाँ भी कहा, क्योंकि संस्कार ही ऐसे थे, अब तक ऐसा ही जीवन जिया था। उन्होंने कहा सिर उठाइए, आप कहानियाँ लिखती हैं तो हम तो आपसे बहस करेंगे कहानी पे, आप कैसे बहस करेंगी? सिर उठा के बात करिए हमसे। मैंने सिर उठाया और फिर उन्होंने बात करनी शुरू करी, कैसी कहानियाँ। मैंने बताया मैं गांव से आई हूँ, मेरे पास गांव की कहानियाँ हैं, और मैंने 2 कहानियाँ उनको दी। ये हमारा पहला परिचय था, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैत्रेयी मेरे पास आई थी तो सिर झुकाए ऐसी बैठी रही जैसे दिखाई जाने वाली लड़की बैठी रहती है, सकुचाई हुई है, नीचे को मुँह किए है। तो मैं तो बहुत सहमी सकुची हुई थी, घर से निकली थी तो वैसे ही बैठी हुई थी। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ये बात। खैर जो भी है, मैं कहानी दे आई, कुछ दिन में उन्होंने कहानी लौटा दी। दोनों कहानी 2 दिन थी, दोनों कहानी लौटा दी। उन दोनों कहानियों का मैं विशेष जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मैं आगे बताऊंगी कि हमारी कहानियों का होता क्या है। हम जो लेखक हैं उनकी कहानियाँ जो रिजेक्ट हो जाती हैं उनका होता क्या है, मेरी पीछे आने वाली पीढ़ी समझेगी इस बात को। वो दोनों कहानियाँ मैंने रख ली। फिर मैं तीसरी कहानी लेके गई। मैंने पोस्ट से नहीं भेजी कोई कहानी, क्योंकि पोस्ट से मुझे ऐसा था जैसे कोई पढ़ता ही नहीं है, ऐसे ही लौट आती हैं क्या। मेरा अपना अंदाज़ा था, हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो। तो मैं दिल्ली में ही थी, तो जहाँ तक मेरा वश चलता था मैं दे नहीं चली जाती थी। तो मैंने फिर तीसरी दी, तीसरी भी उनको नहीं पसंद आई, उन्होंने लौटा दी।
फिर मैंने चौथी दी, चौथी भी उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने लौटा दी। फिर मैंने पांचवी दी, पांचवी भी उन्हें नहीं पसंद आई, उन्होंने लौटा दी। अब 5 कहानियाँ उन्होंने लौटा दी। ये मैं लिख भी चुकी हूँ, बहुतों ने पढ़ा भी होगा। और मुझसे कहा कि मैत्रेयी पुष्पा जी, अब आप हमें गाली दे के जाएंगी, क्योंकि जिनकी हम कहानियाँ लौटा देते हैं, 1-2 ही लौटा देते हैं, तो वही हमसे नाराज़ होते हैं। आपकी तो ये 5वीं कहानी लौटा रहे हैं हम। और ये बात हौज खास की है, जब वो हौज खास में रहते थे, मनु दी के साथ रहते थे। तो पहले तो मनु दी से कहा कि तुम ही लौटा दो, तो मनु दी ने कहा आप ही लौटाओ, मैं क्यों लौटाऊं। लौटाने में थोड़ी झिझक लग रही थी कि बार बार लाती है, बार बार हम लौटा देते हैं, छाप नहीं सकते। कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं राजन जी, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं गाली दे के क्यों जाऊंगी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मैं फिर लाऊंगी कहानी आपके पास। मैं छठी कहानी फिर लाई, अब की छप गई, अब की बार उन्होंने छाप ली। मैंने सोचा ये कहानी क्यों छापी उन्होंने, अभी तक तो वो लौटाए ही जा रहे थे। मैं सोचती थी ये कहानी लौटाने वाला संपादक है, इसको कुछ भी पसंद नहीं आता। मैं कितनी कोशिश कर कर के कहानी लिख रही हूँ और पूरा मैं अपना अनुभव लिख रही हूँ, लेकिन इनको तो पसंद ही नहीं आती और लौटाए जाते हैं। लेकिन ये छठी कहानी में क्या था, मैंने तो वो अपने हिसाब से वो लिखी है, ये क्यों इन्होंने पसंद कर ली। वो कहानी चकबंदी पर थी, जो गांव में किसान चकबंदी कराते हैं या होती है, या अफसर लोग करते हैं चकबंदी, वो उसको लेकर थी। उसमें कितनी बेईमानी होती है, कितनी ईमानदारी बरती जाती है, कि किसी किसान को कैसा खेत मिल जाता है, किसी को कितना अच्छा मिल जाता है, ये सब था उसमें। और उसमें एक स्त्री पात्र भी थी जो चकबंदी में, गांव में किसान भी होते हैं, किसानिन भी होती है, तो वो उसमें भाग लेती है। तो जैसे किसान लोग बेईमानी भी करते हैं, किसान इतने भोले तो नहीं होते ना, ऐसे ही किसानिन भी बेईमानी कर जाती है, वो भी भोली नहीं होती। तो मैंने ये लिखा था और उन्होंने उसे स्वीकृत किया और छापा। यहाँ से शुरुआत हुई मेरी और राजन जी की आपसी जो साहित्यिक, जो हमारी एक साहित्यिक जुड़ाव हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ तुम्हें ये गांव के अनुभव इतना क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं। मैंने कहा यहाँ किसी को नहीं है क्या, कि नहीं, लेखिकाओं को ज़्यादातर नहीं है। उषा किरण खान हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ कहानियाँ लिखी हैं, और बस्तर पे भी एक लेखिका ने लिखा है कुछ उपन्यास वगैरह, बहुत कम, लेकिन बहुत कम है, कोई ऐसे नहीं लिखता है। तो तुम जो बता रही हो कि मेरे पास अनुभव हैं, तो कैसे हैं। मैंने बता दिया कि मेरा गांव में जन्म हुआ और मेरा जो जीवन है, जो मैं पढ़ी लिखी हूँ, वो गाँव में ही रह के और फिर शहर में पढ़ने जाती रही, इसलिए है मेरा अनुभव। ये बात पता नहीं उन्हें क्यों अच्छी लगी, या उन्हें ये लगा कि मैं अपने हंस में ऐसी कहानियाँ छापूं। बस यहीं से शुरू हो गया। फिर अब मैं वो दो कहानियों का बताती हूँ आपको, जो अभी बता रही थी, मैंने वो रख ली, जो शुरू की थी। वो बड़ी बड़ी कहानियाँ थी, लंबी, बड़ी तो क्या, लंबी कहानियाँ थी। तो मैंने पहली को उठाया, वो बड़ी मैंने शिवानी स्टाइल में लिख दी थी, बड़ी अश्रु गलद अश्रु के रूप में लिख दी थी। मैंने उनको उठाया और फिर मैंने, जब मुझे कुछ राजन जी के सानिध्य में लिखना विखना आने लगा, उन्होंने कुछ किताबें बताई, वो मैंने पढ़ी, तो मुझे थोड़ा चेतना हुई कि कैसे लिखा जाता है। मैं तो ये कुछ ठीक नहीं लिख रही हूँ, आज तो ये नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उस कहानी को, एक को उठाया, 2 जो थी उनमें से, तो और उसको मैंने डेवलप किया। बीच बीच में राजन जी को दिखाती रही। ये उनकी एक मेरे प्रति एक पता नहीं कौन सी भावना थी कि वो मेरी पांडुलिपि पढ़ देते थे, मैं लिखती थी तो वो पढ़ते थे, फिर वो उसमें से गलतियां भी निकाल देते थे, फिर मैं दोबारा लिखती थी।
ऐसे करके मैंने 7 बार 500-500 पेज लिखे और वो उपन्यास हुआ इदन्नमम। वो रिजेक्टेड कहानी के ही ऊपर लिखा है, वो इदन्नमम हुआ। तो मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार जिन चीज़ों को हम रिजेक्टेड होती हैं, जिन चीज़ों को हम कुछ मानते नहीं हैं, ये तो बेकार हो गई, फेंक दो, फाड़ दो, वो बहुत मूल्यवान होती हैं। उस इदन्नमम ने ही जो चर्चित होके मुझे भी चर्चित कर दिया, ऐसा हुआ। दूसरी कहानी थी जो प्रेम प्रसंग के ऊपर थी और फिर मतलब जाति, दलित और सवर्ण और इनको लेके थी, जो गांव में होता है, गांव में ज़्यादा माना जाता है, छुआछूत भी, ये सब वो थी। उसको मैंने उठाया, फिर थोड़ा मुझे आत्मविश्वास आ गया, लिखने का सलीका सीखने लगी। राजेंद्र जी लगातार मुझे किताब बताते जाएं। आपको क्या बताऊं, मैं एक उपन्यास लिखूं और 10-15 उपन्यास पढ़ूं, वो बताते जाएं, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। मैं इतने उपन्यास पढ़े मैंने। फिर मैंने वही जो दूसरी कहानी उठाई, उस पर हुआ चाक, तो वो दूसरी भी बड़ी सही सिद्ध हुई। चाक भी चर्चित हुआ, विवादित हुआ, बदनाम भी हुआ, लेकिन आप लोगों के बीच आम हुआ, पाठकों के बीच आम हुआ। यही मेरे लिए उपलब्धि थी। तो बात जब राजेंद्र यादव की कर रही हूँ, वो खाली ना तो संपादक थे, ना खाली लेखक थे, वो एक शिक्षक भी थे। वो शिक्षक थे, वो कुम्हार थे जो घड़े को बनाता है, जो कहीं टेढ़ा नहीं होने देना चाहता, उसको बहुत सुंदर घड़ा बनाना चाहता है। और कहा करते थे, मैंने कहा राजेंद्र जी मैं इतनी किताबें पढ़ूं फिर मैं लिखूं, ये तो बड़ी मुझे आप सजा देते हैं। कहते थे कि मैं वो मास्टर हूँ जो डांस सिखाता है ना, नाच सिखाता है, तुम जानती होगी। मैंने हाँ। तो जब जो नर्तकी है वो गलती करती है तो वो पैरों में, टांगों में डंडे मारता है। तो मैं तो केवल इतना ही करता हूँ कि तुमसे कहता हूँ कि नहीं, ये जच नहीं रहा, और अब तुम दोबारा लिखने बैठ जाती हो। उन्होंने सिर हिलाया कि नहीं, ये यहाँ जच नहीं रहा। मैंने 500 पेज फिर लिखे, 500 पेज फिर लिखे, 6-7 ड्राफ्ट किए। वो टीचर, वो साहित्य का टीचर, वो साहित्य का शिक्षक, वो साहित्य का मेरा गुरु मुझे हिदायत देता जाता था कि नहीं, ये नहीं जचता है। और मैं उस आज्ञा को, जो वो खुद कहते थे कि मैं जो भी कहता हूँ तो विद्यार्थी की तरह मानती हो, तुम विद्यार्थी की तरह आई हो। मैं सच में उनकी विद्यार्थी थी, उनकी छात्रा थी। मैं पढ़ के आई थी अपने टीचर से झांसी में। वो मुझे, उन्होंने एमए पास करवाया मेरे टीचर्स ने, लेकिन राजेंद्र जी ऐसे मेरे टीचर रहे, मेरे शिक्षक रहे, मेरे गुरु रहे, जिन्होंने मुझे लिखने का सलीका सिखाया। अगर वो सलीका है तो, जैसा पाठकों ने दिया है, मुझे फीडबैक दिया है, उन किताबों के जरिए दिया है। हम सारे पाठकों से, हम लेखक मिल तो सकते नहीं हैं, न सारे पाठक हमसे मिलना चाहें तो भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन किताबें बताती हैं, बिक्री भी बताती है, और उनका जो उन पे जो चर्चाएं होती हैं जगह जगह, हमें पता भी नहीं चलता। हम जब जाते हैं तब देखते हैं कि हाँ, उसको पढ़ा गया है। तब हमें जो खुशी होती है, लगता है कि सारा जहान मिल गया जब हमारे पाठक मिलते हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ा खजाना है। वो खजाना मिला उसी शिक्षक के जरिए, राजेंद्र यादव जैसा शिक्षक मिला, तो मुझे वो खजाने की, जो छोटा बड़ा खजाना था, उसकी चाबी जैसे थमा दी उन्होंने। फिर मैं सीख गई लिखना कैसे लिखा जाता है, किताबें पढ़ के, राजेंद्र जी से डिस्कशन कर के। कहती थी, बैठती थी वहाँ पे उनके दफ्तर में, बहुत लोग बैठे रहते थे,
ऐसा नहीं होता था कि राजन जी अकेले बैठे हों, कभी नहीं होता था। अकेले तो उनका मन ही नहीं लगता था, तो बैठी रहती थी। उनका और मेरा एक और था साझा कि वो, मैं झांसी में रही, वो भी झांसी में रहे कुछ दिन, 5-6 साल उनके पिताजी रहे, डॉक्टर थे। मैं ब्रज में पैदा हुई, राजन जी ब्रज में पैदा हुए, तो ब्रज भाषा को हम दोनों खूब बोलते थे। कोई आ जाता था तीसरा तो हम ब्रज बोलने लगते थे, समझना मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए। तो मैं अक्सर जब जाती थी उनके दफ्तर में, अक्सर ही जाती थी। लोग बहुत कुछ कहते भी थे, कि लिखते भी थे, लिख लिख के भी भेजते थे राजन यादव के लिए, मेरे लिए कुछ भी लिखते थे। तो मैं जब जाती थी उनके दफ्तर तो अक्सर मैं सुना देती थी, राजन जी हमारे गांव में ऐसा हुआ, राजन जी हमारे गांव में ऐसा हुआ। वो इतने गौर से सुनते थे, इतनी रुचि से सुनते थे। मैंने कहा कि आप बोर नहीं होते जो मैं बताती रहती हूँ ये हुआ और वो हुआ। तो कहते थे, वो मुझसे डॉक्टर नहीं कहते थे, डॉक्टर की पत्नी तू डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। मैं गांव के बारे में नहीं जानता हूँ ज़्यादा, मैंने देखा नहीं गांव। जब तुम बताती हो और ख़ास तौर से वहाँ की स्त्रियों के बारे में बताती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रुचिपूर्वक मैं सुनता हूँ। तुम सुनाओ वहाँ की कथा। तो मैं सुनाती थी, राजन जी हमारे गांव में ऐसा हुआ, जो मेरा जन्म स्थान है वो जाटों का गांव है, अगर जाट बिरादरी मानते हों आप तो। और वहाँ जो जाटनी स्त्री हैं वो किस तरह की होती हैं वो भी मैं बताती हूँ। अब जैसे मैं बताती थी, कैसे लिखो 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 कहानी लिखो इस पर। मैंने कहा कि मैं जो भी कुछ कहूँगी तो कहानी लिखवाएंगे आप? तो कहते हैं नहीं, और कहाँ से आएंगी कहानी? वहीं से आएंगी जहाँ से तुम आई हो। एक बार की घटना बताती हूँ कि जब लिखो लिखो कि उन्होंने ये मुझे समझिए कि आदेश भी दिया, रटन भी लगाई, लिखो लिखो इस पे लिखो जो बता रही हो, वो स्त्री कैसी थी जैसा तुम बता रही हो, कैसे इसको वो करो, इस पर कहानी लिख दो एक। मैंने कहा अच्छा, कोशिश कर रही हूँ। मैंने कोशिश की, मैंने कहानी लिखी, लेकिन उसके अंत पे अटक गई मैं। मैंने कहा, मैंने फ़ोन किया राजन जी मुझे अंत नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? अब मैं ये कहानी नहीं लिखती, रहने देती हूँ। उन्होंने कहा कि अरे तुम जैसा तो मूर्ख ही मैंने कोई नहीं देखा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं दिल्ली में रह रही हो, शहर में रह रही हो, घर में भी सब सुख सुविधाएं हैं, और गांव की स्त्री की कहानी लिख रही हो और अंत यहाँ ढूंढ रही हो, कैसे मिलेगा? मैंने कहा क्या करूं फिर? बोले गांव की कहानी का अंत गांव में ही मिलेगा। बोले, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ गांव। मैंने गांव चली जाऊं? हाँ। मैं उनका जो कहा होता था उसको आज्ञा की तरह तो मानती ही थी, लेकिन एक बहुत बड़े परामर्श की तरह मानती थी, बहुत बड़ी सलाह की तरह मानती थी। मैं गई, अकेली ही गई गांव। रास्ते में हमारे गांव के लिए पैदल चलना पड़ता है। मैं पैदल जा रही थी, अपना लेके बैग वैग जो भी मेरे पास छोटा सा बैग था, पैदल जा रही थी। पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर में हमारे गांव की औरतें थीं, वो गंगा जी नहा के आ रही थीं। तो उन्होंने देखा मुझे गौर से, जब ट्रैक्टर मेरे पास आ गया तो उन्होंने पहचाना, हाय पुष्पा बीवी हैं, हाय पैदल जा रही हो, आ जाओ ठिलिया में बैठ जाओ। मुझे बिठा लिया, मैं उसमें बैठ गई। हाँ, तो फिर मेरा कुशल मंगल पूछने लगी, कैसे आई? अब मैं क्या बता दूँ कि कैसे आई, उन्हें क्या बता दूँ कि उस स्त्री की था लेने आई हूँ जिस पे मैं कहानी लिख रही हूँ, वो तुम्हारे बीच की है, नहीं बता सकती। वो कहेंगी तुम हमारे ऊपर कहानियाँ लिखती हो। तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगेगा कि आप पूरी चीज़ें खोल रही हैं वहाँ पे सबके बीच में हमारी। खैर मैं चली गई, मैं बैठी वहाँ पे। एक बात है, मैं इसको इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को
कि जो हम शहर में ढूंढते हैं, शहर में बहुत कुछ, यहाँ बिजली लगी हुई है, यहाँ रोशनी है, यहाँ अंधेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं चलता। यहाँ बहुत कुछ दबा छिपा रहता है। गांव में इतनी रोशनी नहीं है। गांव में बिजली अब तो फिर भी आ गई है और आती है चली जाती है, सब होता है, लेकिन गांव के अंधेरे में भी बहुत कुछ दिख जाता है। वहाँ पे मैं बैठी और मैंने जिक्र ही किया कि उसके क्या हाल है, उसकी बहू के क्या हाल है, इतना ही कहा बस। फिर क्या था, हाय क्या बताएं, उनने सारी बातें खोल के धर दी, सब बता दिया मुझे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो आप वो तो पात्र नहीं समझती, जिसका नाम ले रही हो बीवी तुम, उसके साथ उसका कैसा संबंध है और उसके पति की क्या हालत है और वो कैसे सरवाइव कर रहा है, ये बातें सब अपनी बोली भाषा में उन्होंने बताई। बस मुझे क्या था, अंत तो उन्हीं स्त्रियों के पास था, वही मिल गया। और मैंने आके, शायद आप लोगों में से बहुतों ने वो कहानी पढ़ी हो, लिखी, वो कहानी थी गोमा हस्ती है, बहुतों ने पढ़ी होगी, हंस में ही छपी थी। जब 3 कहानियाँ छपी, एक दूधनाथ सिंह की थी, एक अर्चना वर्मा की थी और एक मेरी थी। तो वो गोमा हस्ती है, आज तक लोग, कुछ लोग भूले नहीं हैं और याद है उनको। तो इस तरह से वो राजन जी जो हैं, इस तरह से लेखक तैयार करते थे, मुझे ऐसे लगता है। तो ये जितने शिवमूर्ति हैं, संजीव हैं, ये सब जो हंस में ही मुझे मिले थे, हंस के दफ्तर में ही हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये सब वो जो लेखकों की पीढ़ी है वो बराबर आ रही थी। मैं उनमें से एक थी, जो मैं जूनियर थी सबसे। संजय कामरेड का कोट लिख रहे थे उस वक्त, वो भी थे, संजीव तो थे ही, और जो भी नए नए आते थे, राजन जी उनका बहुत स्वागत करते थे, जो कहानियाँ लाए ऐसी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं जो लिखती हूँ या जो विषय में लाई हूँ उनको इतना पसंद आएगा। फिर तो वो मेरे पीछे जैसे पड़ गए, क्या लिख रही हो, बताओ क्या लिख रही हो। मैंने कहा कि अब मैं जैसे अपने लिए नहीं लिख रही थी, मैं राजन जी के लिए लिख रही थी। जैसे कोई बच्चा अपने लिए नहीं मेहनत करता पढ़ता, माँ बाप के लिए पढ़ता है, उनको दिखाने के लिए पढ़ता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ और मैं आपको सफलता लेके दिखाऊंगा। कुछ ऐसा हुआ जैसे राजन जी की आन बान उस पर लगी हो, कि हो सकता है लोग भी ताने देते थे कि ये लेखिका कहाँ से आ गई और ये गंवारू बातें करती है, इसको लिखने का सलीका नहीं है, ये वो शब्द नहीं ला पाती है। तो वो मुझे, मेरे सामने तो कभी तारीफ़ ही नहीं की, लेकिन मुझे पता चलता था कि वो मुझे डिफेंड करते थे कि नहीं, वो जो लिखती है वो मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने जब लिखा, संपादकीय लिखा अपनी नियति पहचानो मैत्रेयी, तो उन्होंने लिखा कि गांव की इतनी गहराई से कौन लाया, रेणु और प्रेमचंद गांव की स्त्रियां लाए, लेकिन तुम तो स्त्रियों का गांव उठा लाई। ये उन्होंने लिखा था अपने संपादकीय में। तो वो गांव की स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, उनका जीवन कैसा है। उसके बाद जब चाक भी लिख गया और बड़ा बबीला मचा, तो उन्होंने कहा, मैं बहुत घबरा भी गई, मैं आपसे यहाँ स्वीकार करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि सारंग जो उसकी नायिका है ऐसा हाल होगा। बहुत बुरा हाल हुआ, जहाँ जाऊँ वहीं उठे। तो राजन जी बोले कि मैत्रेयी जी आप घबरा गई। मैंने कहा नहीं राजन जी, थोड़ा सा मुझे लगता है जब लोग कहते हैं, और बहुत ही अश्लीलता का जो है वो मेरे ऊपर लग रहा है। तो कहते हैं कि वो कहा हम नूह को लाएं, कहा तुम नूह को लाओ। तो वो नूह वाला किस्सा है
कि कहा तूफान तो होगा, कहा तूफान तो होगा। तो ये कहा करते थे वो। अब मुझे वाकया याद आता है, जब मैं चाक से बहुत घबराई हुई थी और जम्मू में एक गोष्ठी हुई थी, चाक पर ही हुई थी, बहुत बड़ी, भारत भारद्वाज ने की थी, वो वहीं रहते थे। उन्होंने वहाँ भाषण भी दिया था और उनके भाषण को लोग ऐसे ही लेते थे, ये मैत्री का पक्ष लेते हैं। उन्होंने उसमें एक ऐसा शेर कहा कि मैं भी क्या कहूँ उस पर। उन्होंने कहा, लगी चहकने जहाँ भी बुलबुल, हुआ वहीं पे जमाल ऐसा, नहीं कमी कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल ऐसा। मैंने जब सुना था, मैं सच कह रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उनकी बात सुन के। कोई इतना भी कर सकता है, ऐसे भी भरी सभा में कह सकता है मेरे लिए। तो ये सब था उनके अंदर, ऐसा था। जहाँ मैं घबरा रही थी, वो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए कहीं तक चले जाते थे। तब मैंने कहा था, राजेंद्र जी, मैं अब एक तीसरा उपन्यास लिखना चाहती हूँ। तो अब क्या, कहाँ से लाओगी तीसरा उपन्यास, क्या करोगी? उनको बहुत चिंता रहती थी। मेरे ख्याल में उनसे जो भी लेखक जुड़े हैं वो सब जानते होंगे कि वो लेखक से कितना क्या चाहते थे, कितना लिखवा लें, कितना प्रभावशाली लिखवा लें, कितना नया नया लिखवा लें, कितना ज़मीनी लिखवा लें। तुम अब क्या करोगी, कहाँ से लाओगी? मैंने कहा, राजेंद्र जी, जिन्हें जन्मजात अपराधी कहते हैं, क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, उन पर लिखूंगी मैं। तो ये तो सोचते ही नहीं थे मैं क्या कह रहा हूँ। बड़े होने के नाते भी मुझसे बोले, तुम लिखोगी? मैंने हाँ। अरे तुम्हारा बाप भी नहीं लिख सकता। तो मैंने कहा, बाप तो नहीं मुझे पता, बाप है भी नहीं, लेकिन मैं लिखूंगी, मैं लिखने की कोशिश करूंगी। राजेंद्र जी देख लीजिए, आपका चैलेंज है और मैंने स्वीकार किया। ऐसी हमें बात होती थी। खैर, जब मैंने लिखा, वो उपन्यास लिखा, तो उन्होंने पूछा, तुम ये कहाँ से लाई, कहाँ गई थी? मैंने कहा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, ये मेरे गांव के पास ही डेरे पड़े हुए हैं, वहीं मैं जाती थी। और मैं गांव में तो रहती थी, लेकिन मैं वहाँ रोज़ जाती थी, पूरे दिन रहती थी वहीं। तो मुझे पता चल गया सब बातें और मैंने ये लिख दिया। मैं आपसे क्या बताऊं, कोई इतना खुश हो सकता है क्या? बहुत मेरे पीछे पड़े, इसका लोकार्पण करवा। मैंने कहा, मैं नहीं करवाऊंगी। लोग जाने क्या क्या बातें करते हैं, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मुझ तक आती हैं, मेरे हस्बैंड तक भी आती हैं। तो आप हम पत्नियों की ज़िंदगी तो जानते ही हैं। और आपने तो लिखा भी है, बहुत कुछ लिखा है। हम स्त्रियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, आदमी की निगाह में औरत पूरा ही लिख दिया है। तो मैंने कहा, मैं नहीं, अरे तुम चाय पिलाने से बच रही हो, ये कर रही हो, वो कर। हमने कहा, चाय पिला दूंगी। इंडिया इंटरनेशनल में, नेशनल सेंटर में वो पार्टी जैसी हुई, छोटी सी कमरे में। तो मैंने कहा, एक ही शर्त है, आप इस किताब पे कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो किसी लेखक के लिए और इतना उत्सुक रहे कि क्या आएगा, अब क्या आएगा। ऐसा भी संपादक होता है, ऐसा भी कोई लेखक होता है जो लेखकों को इतना चाहे। वो पार्टी हुई, उसमें सब आए, मृगला जी भी थी, जितना मुझे याद है, मैनेजर पांडे, सभी आए उसमें। तो किताब की तो कोई बात ही नहीं थी, हुई भी नहीं किताब की बात सोचा। लेकिन पीछे से क्या करते हैं कि किताब लाए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, और किताब को दिखा के बोले, ये है ना, ये उपन्यास आया है अलमा कबूतरी, ये मैत्रेयी ने लोकार्पण नहीं करने दिया हमको, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं क्या क्या याद करूँ, आज वो है नहीं। और मेले में जब अलमा कबूतरी आई तो राजेंद्र जी ऐसे गए, माँ श्वेता देवी ने फिर किया था लोकार्पण,
राजन जी आए थे। राजन जी ऐसे गए जहाँ कल अलमा कबूतरी किताब रखी थी राजकमल के स्टॉल पर, ऐसे गए जैसे अलमा कबूतरी के दर्शन करने गए हो। मैंने क्या देखने गए थे? अरे देख रहा था अलमा कबूतरी, क्योंकि पांडुलिपि तो उन्होंने ही पढ़ी थी। पांडुलिपि वो पढ़ते थे, मेरे 500 पेज की पांडुलिपि वो पढ़ते थे और कहते थे मेरे चश्मे का नंबर बदलवा देती हो तो मेरा चश्मा बनवाओ। मैंने कहा हाँ राजन जी बनवाएंगे, चश्मा बनवाएंगे। तो कौन पढ़ता है किसी की पांडुलिपि? हमको ही कोई दे दे 4 कहानियाँ पढ़ने को तो पढ़ तो देंगे, लेकिन कितने मन से पढ़ेंगे ये मैं कह नहीं सकती हूँ। जब वो पढ़ के दे देते थे, मैं इस बात को आप लोगों के सामने इसलिए खोल रही हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो लेखक हैं, जो लिखते हैं, इतनी मेहनत से लिखते हैं, लेकिन पास में एक ऐसा कोई होना चाहिए, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई संपादक हो, चाहे साहित्य का जानने वाला हो, मर्मज्ञ हो, कि वो पढ़े और बताए कि आपने कैसा क्या लिखा है, आपके दोष निकाले, गुण नहीं, आपके दोष निकाले। तो जब वो पढ़ देते थे तो मैं निश्चिंत हो जाती थी कि अब ये फेल तो नहीं होगा, तब मैं दे देती थी। आपसे एक राज की बात बताती हूँ कि इतना हंगामा मचता था उनके नाम पे और मेरे लेखन पे, इतना ज़्यादा कई बार हम बहुत दुखी भी हो जाते थे कि फ्लैप सारे जितने देखेंगे आप मेरे उपन्यासों पे, जो मुख्य मुख्य उपन्यास हैं ज़्यादातर राजन जी के लिखे हुए, बिना नाम के। कहते भी थे नाम लिखूंगा तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे ही जाने दो। फिर हंसते भी थे कि फ्लैप लिखवाती हो, अंदर नहीं लिखवाती। तो मैं कहती थी राजन जी शिलालेख लिख दीजिए। तो ऐसा भी था, हंसते थे। तो उन्होंने फ्लैप सबका लिखा, अपने बिना नाम के लिखा कि तुम मेहनत इतनी करती हो, वो अलग बात है कि मैं जो हूँ तुम्हारे जो 2-3 ड्राफ्ट करती हूँ उनको जाने नहीं देता, और फिर मैं वो फिर कहता हूँ फिर लिखो फिर लिखो फिर लिखो। तो ये थी उनकी ट्रेनिंग। मेरे बताने का मतलब राजेंद्र यादव जैसा हम लोग चाहते हैं कहाँ से आ जाए, अब आ जाए वो। अब हम याद करते हैं उनको, हर एक ही याद कर रहा है, मैं नहीं। तो जो लेखक को ऐसे गढ़ता हो कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार अपना घड़ा बनाता है, कहीं से टेढ़ा ना हो जाए, कहीं से इसकी शेप ना बिगड़ जाए, ऐसा कहाँ से आए कोई? ऐसा शिक्षक कहाँ से? ऐसा चलिए संपादक मान लीजिए, हंस के संपादक रहे, ऐसा संपादक कहाँ से आए? अब भी आप देख रहे होंगे उनकी कमी हंस में भी अखरती है ना। कई लोगों ने ऐसे कहा है, मैंने देखा, कि ऐसे करें संजय साहब कि उनके संपादकीय ही फिर से लगा दें। उनका लेखन पढ़ने के लिए इतने लोग जो हैं इच्छुक हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि उनके लेखन को हम फिर से पढ़ें, फिर पढ़ें। तो ये एक जो उनका और मेरा एक रिश्ता रहा। लोगों ने तो कुछ भी कहा, लेकिन मैंने जो माना उनको, एक तो रेणु जी को मैंने बहुत, वो तो मैंने देखे भी नहीं हैं, लेकिन उनका लेखन मैंने बहुत पढ़ा और मुझे बहुत प्रिय है, वो अलग बात है। तो लेकिन राजन जी ने तो, जैसे मैं जो पाठशाला थी मेरी, हंस का दफ्तर पाठशाला थी, और उसमें वो एक शिक्षक बैठा था। पढ़ाई तो बहुत लोग होंगे, उन्होंने हो सकता है कि मेरी तरह वो भी मानते हों, आशा भी करती हूँ कि वो मानते होंगे। तो राजन जी से आप, अच्छा अब मैं इस बात पे आती हूँ कि आप ये मत समझिए कि मैं उनकी आज्ञाकारिणी थी, लेखन के हिसाब से थी, लेकिन मैं उनसे
सवाल भी करती थी, क्योंकि वो सवाल करने का मौका देते थे, जगह छोड़ते थे सवाल करने की। ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं और नहीं वो जो कह नहीं रहे, वो जो कर रहे हैं उस पर हम सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल करते थे। तो मैं उनसे सवाल भी करती थी। जो ये किताब मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं ये किताब दिखा रही हूँ, इसमें सवाल हैं। उनसे सवाल उनकी शादी पे भी किए, उनके प्रेम पे भी किए हैं, और उनसे जो हमारी अनबन हुई, अनबन भी तो हुई थी। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सिर झुका के, उन्होंने ही सिखाया, सिर झुका के मत सुनो कुछ, सिर उठा के बात करो। तो अनबन भी हुई। वो दूसरी पारी में खड़े थे, हम दूसरे में खड़े थे। सोचा भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि राजेंद्र जी मैत्रेयी के अगेंस्ट दूसरे पाले में खड़े हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो खड़े थे, मैं भी खड़ी थी। ये नहीं कि मैंने ये कहा हो कि नहीं राजेंद्र जी मेरे पाले में आइए, नहीं, आप वहीं खड़े रहिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपनी बात कहूँगी, आप अपनी बात कहिए। तो ऐसा भी था, ये आज़ादी भी वो देते थे। ऐसा नहीं कि बांध के रखते हो कि मैंने तेरे लिए तुझे ऐसा पढ़ाया गुनाया है, उसको लेके मैं तुम्हारे ऊपर ये अधिकार रखता हूँ कि मैं बोलूँगा तुम वही बोलोगी, या तुम जो बोल रही हो उसको तुम खारिज करोगी। नहीं, मैंने खारिज नहीं किया, जो बोला मैंने बोला। और जो उन्होंने विरोध किया, विरोधियों के स्वर में बोले हैं। और मेरे हस्बैंड जो कहते थे, डॉक्टर साहब इसे रोको, रुकती नहीं है, मानती नहीं है, वहाँ धरना प्रदर्शन करेगी जाके, कहते थे। तो मैंने कहा राजेंद्र जी, एक दिन वो था जब हम आपकी बात सुन के आए थे घर से निकल के, आज ये कह रहे हैं, आज हमारे मालिक से ये कह रहे हैं कि रोको इसे। हाँ, आप नहीं तो हमारा वो रास्ता खोल दिया जो हम अपने घर की चौखट लांग के आ गए, आज आप उसी की उस पर बाड़े लगवा रहे हैं। तो ये था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गाइड हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे साहित्यकार हो, उसको ऐसा होना चाहिए जो इतनी स्वतंत्रता अपने जो क्या कहना है, जिसे शागिर्द तो नहीं कहना चाहिए, जिसे वो सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, जो भी है, उसको स्वतंत्रता दे। वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक थे और दूसरे की स्वतंत्रता को महत्व देते थे, ऐसे नहीं थे। तो उनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ। और जो उन्होंने लिखा मुझे लेके भी लिखा, और जो संपादकीय लिखे वो तो आज भी लोग लिए घूमते हैं, आज भी लोग उसे उन्हें पढ़ते हैं। उस दिन जया यादवानी यहाँ थी, इसी पे जहाँ मैं बोल रही हूँ, जिस मंच पे जया यादवानी बोल रही थी, राजेंद्र यादव के बारे में बोल रही थी। तो वो एक बात कह रही थी जिसमें मुझे हंसी भी आई कि राजेंद्र जी कहते थे कि तुम सुंदर हो, तुम लिखो, एक ही बात तो नहीं थी। तो फिर हम लोग कहाँ जाते? ऐसा नहीं था। ठीक है, कह दिया होगा, दे दिया होगा, ये भी उन्होंने फतवा कर दिया, दे दिया होगा कि हाँ तुम सुंदर हो, हैं भाई, मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सुंदर हो इसलिए लिखो, ऐसा थोड़ी होता है ना। क्या जो नहीं है सुंदर है ना, जो तो उसका भी वो उतना ही स्वागत करते थे। बल्कि जो क्या दलित विमर्श उन्होंने चलाया ना, तो दलितों की जब कलम चली तो भरपूर स्वागत हुआ उसका। वहाँ सुंदर, शारीरिक रूप से सुंदर असुंदर क्या होता है, कलम सुंदर होती है, लिखावट सुंदर होती है, आपके विचार सुंदर होते हैं, आपका साहस सुंदर होता है। साहस करिए। तो और हमारे पात्र उन्होंने ही बताया, हमारे पात्र ज़मीनी होने चाहिए, हमारे पात्र आकाश में उड़ते नहीं होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य आकाश में
एरोप्लेन में भले उड़े, अपने पंख तो उसके होते नहीं हैं। तो ये है। तो वो विमर्श तो उन्होंने ही उठाया, स्त्री विमर्श तो उन्होंने ही उठाया। स्त्रियां तो घर में थीं और लिख भी रही थी, तो वही लिख रही थी। उनकी शिकायत यही होती थी कि स्त्रियां जो लिख रही हैं वही लिख रही हैं जो पुरुषों को के माफिक पड़ता है। विद्रोह नहीं है, विरोध नहीं है, इसका मतलब साहस नहीं है। कलम तो पकड़ी है, कलम में साहस नहीं है। इसी बात को बार बार कहते थे, इसी बात को लाना चाहते, इसी बात का स्त्री विमर्श था। विमर्श क्या है? हम उन सारी बातों को लाएं, उन सारी बातों को उजागर करें जिनको उजागर करने की हमें मोहलत नहीं है, मोहलत मिली ही नहीं। चुप रह जाने की है, ताकीद है चुप रह जाने की। हम अच्छी स्त्री तो तभी बनेंगे ना। तो जब हमने असलियतें खोलना शुरू की, तब सारा समाज हाय हाय करने लगा, साहित्य समाज भी, और हमको इल्जाम लगाने लगा। तो राजेंद्र जी कहते थे कि ये तो इल्जाम लगेंगे, क्योंकि आप जो हैं उस सीमा रेखा को लांघ रही हैं जो आपके लिए बनाई गई है। तो सीमा रेखा लांघने का उन्होंने लिख लिख के, बोल बोल के और स्त्रियों के अंदर साहस भर दिया, उनको हिम्मत दे दी। घर में जो हिम्मत नहीं कर पा रही थी वो किताबों में हिम्मत करने लगी। ऐसा भी तो हुआ है। किताबों में जहाँ कलम आई उनके हाथ में, उन्होंने खुल के लिखा। आज जो इस साहित्य में तब्दीली आई है, पहले तो खाली हम इस्मत चुगताई का नाम लेते थे या फिर कृष्णा सोबती थी। आज तो वो हिम्मत बहुत लोगों में है, बहुत लोगों में है। ये दूसरी बात है कि कंसर्न दूसरे हों उनके, लेकिन हिम्मत तो है। वो संकोच नहीं है, वो डर नहीं है, वो भय नहीं है। उन्होंने सारे भय हमारे दूर किए और लिख लिख के किए, हमें समझा समझा के किए, वो कहानियाँ सुना सुना के किए, चाहे वो विदेशी कहानियाँ थी या यहीं की थी। वो कहानियाँ सुना सुना के किए कि देखो स्त्री प्यार को भी एक उस तरह समझती है कि वो दंड भी मिले मुझे उस पुरुष से, वो भी प्यार है। वो मारपीट करता है, वो भी प्यार है। वो मुझे जितनी भी पीड़ाएं देता है, वो भी प्यार है। इसे भुलाने के लिए उन्होंने लिख लिया, ये भूल जाओ, ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी सजाएं हैं। और स्त्री जो है, चाहे डर के मारे, दहशत के मारे, उसको माने बैठी थी कि तो प्यार, अरे हमारा ही तो पति है, मारा है तो क्या हो गया, हमें सजा दे रहा है तो देगा नहीं, हम बेचाल चलेंगे तो देगा ही, ये मान के चलते थे। उन्होंने कहा तुम बेचाल नहीं चलती हो, वो बेचाल चल रहा है, ये मानो। उनकी बात है मान मान के कि स्त्रियां तथाकथित रूप से बिगड़ गईं। ये कहते हैं लोग, बहुत कहते हैं, हाँ, कि उन्होंने बिगाड़ा, स्त्रियों का समाज बिगाड़ डाला है। तो मैं कई बार कहती हूँ, जो मेरे ऊपर रिसर्च कर रही हैं वो भी कहती हैं कि हमसे कहा जाता है मैत्री के किताबें पढ़े हो, मैत्री के उपन्यास पढ़ रहे हो, वो तो बिगाड़ती हैं। तो मैंने कहा तुम कितनी बिगड़ गई और मैं भी कितनी बिगड़ गई। मैंने क्या किया है? बिगाड़ तो किया नहीं है कुछ भी। लेकिन जो एक मनुष्य की आज़ादी होती है उसके लिए तो हम लिखेंगे भी, लड़ेंगे भी और हारेंगे भी नहीं, लड़ते ही जाएंगे, है ना। ये हमने सीखा है, ये हमने आधी उम्र बिता के सीखा है। पहले ये हमें कोई सिखाने वाला था नहीं। तो उन्होंने जो ये विमर्श क्या, विमर्श तो इसे नाम दिया गया, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, ये अपनी पहचान के दस्तावेज थे जो हम लोगों ने या दलितों ने प्रस्तुत कर दिए।
पहचान के दस्तावेज थे। अब पहचान के दस्तावेज हैं। स्त्री पहचानी गई कि क्या है, दलित पहचाने गए कि वो भी क्या हैं, वो आपके ही जैसे मनुष्य हैं, आपके ही जैसे नागरिक हैं, उसको इतना अधिकार है, इतना ही है जितना आपको है। आपको सजा देने का अधिकार नहीं है जो आप माने बैठे हैं, ये उन्होंने समझाया। तो मुझे तो इतना कहना है कि अब कोई राजेंद्र यादव पैदा हो तो ऐसा बने। हम उनके मैं जो उन्होंने लिखा है या जो उन्होंने बताया या जो उन्होंने एक मुहिम चलाई, उसको आदर्श के रूप में तो मैं नहीं लेती। आदर्श हमारे समाज के लिए वो है भी नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा बड़ा समाज, मेरे ख्याल में 2/3 समाज उस बात को पसंद नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। मैंने तो ये देखा है, मैंने देखा है कि घरों में कहा जाता है, परिवारों में कहा जाता है, इनकी किताबें मत रखो। जैसे कभी ऐसा था कि लाल किताब मत रखो, तो ऐसा भी कहा जाता है, इनकी किताबें मत रखो, इनसे हमारी जो बहू बेटियां वो बिगड़ती हैं। और हम कैसे बताएं कि हम किसके सिखाए हुए हैं या किसने हमारे अंदर हमारी आत्मा को जगा दिया। मैं सिखाए भी नहीं कहूँगी इस बात को, जो हमारी आत्मा सोई पड़ी थी, जो सोई हुई थी और हर बात उसी तरह मान लेते थे कि ये यही है हमारा जीवन, तो यही है, और माने बैठे थे, मानते ही चले जा रहे थे। उसको उन्होंने जगा दिया उन्होंने। उनका जब घर से अलग हुए, बहुत सी बातें आई जीवन में उनके में, मैं ऐसा उनके देखती रही हूँ, काफ़ी करीब रही हूँ, इसलिए सब देखती रही हूँ। तो मैंने सोचा ये घर से तो आ गए, मनु दी के घर से तो आ गए, मैं भी बड़ी दुखी हुई थी जब। तो मैंने सोचा कि ये बहुत दुखी रहेंगे, लेकिन वो और ही आज़ाद हुए वो बिल्कुल दुखी नहीं हुए। वो तो कैसे लोगों ने भी मदद की उनकी, बहुत उनका अलग रहने में बहुत मदद की, क्योंकि वो सबको बहुत प्यारे थे। मुझे तो ऐसे ही लगा, उन दिनों भी मैंने देखा कि जो उनके विरोधी थे वो भी मदद कर रहे थे उनकी। तो उन्होंने बिल्कुल एक पल को भी दुख नहीं मनाया, एक पल को भी दुख नहीं मनाया। तो ये नहीं तो कोई घर बार छोड़ के हाय हाय करता है कि मेरे पास क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया। एक जो है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक पीस पढ़ दूँ कि मैं उनसे क्या बहसें करती थी, क्या उनको मैं क्या उनसे बातें करती थी उनके निजी जीवन पे, वो भी सुना देती हूँ। जबकि किताब पढ़ना मुझे रास नहीं आता है, फिर भी पढ़ दूँगी, है ना। अब जैसे मैं कहती हूँ, आपको मीता से मोहब्बत थी तो मनु दी से शादी क्यों की आपने, मैंने पूछा उनसे। और जब मनु दी से शादी कर ली तो मीता से अपना क्यों प्यार निभाते रहे। वो यही सब कर रहे थे, वो ये खुराफात मानी गई उनकी। राजेंद्र जी कुछ देर चुप रहे, इतनी देर कि मुझे लगा कि अब जवाब ही नहीं देंगे, और क्यों देंगे मुझे जवाब, मैं कौन हूँ कि जवाब लेने वाली उनसे। मगर राजेंद्र जी बोले, और कुछ कहना है तुम्हें, कहो, वो भी कह लो, ऐसे ही कहो जैसे मन्नू की सखी सहेलियाँ मुझसे कहती हैं, कहो ना ऐसे ही। राजेंद्र जी, मैं मन्नू की सहेली नहीं हूँ, मैं मनु दी का आदर करती हूँ। ठीक है, मगर एक बात तो बताओ, तुम ऐसे ही उपन्यास लिखोगी, ऐसे ही दिखाओगी प्रेम के दृश्य जैसे बातें कर रही हो? क्या तुम केवल कहने के लिए कहती हो कि प्यार छूट तो जाता है मगर टूटता नहीं है? नहीं राजेंद्र जी, मैं कहने के लिए नहीं कहती, ये मेरा अपना अनुभव है, और यह अनुभव किसी भी प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है। ऐसा ना होता तो बिछुआ का पक्ष मिलन से भी ज़्यादा प्रेम में भारी क्यों पड़ता। तब यह तुम्हारा ईजाद किया हुआ फलसफा मेरे ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा?
राजन जी मुझसे मुखातिब थे और मैं न जाने कहाँ देख रही थी। मैत्रेयी जी, जिंदगी सीधी सपाट नहीं हुआ करती, क्योंकि वह सरपट नहीं दौड़ती। वो सरपट नहीं दौड़ती, उसे तो कितने मोड़ पार करने पड़ते हैं, कितनी दीवारें लांघनी होती हैं। मगर बात यह है कि जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों, मोड़ों और पेचों को हम नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं। दुनिया को सीधी सादी राह पर चलकर दिखाना चाहते हैं हम। इसलिए मैं कहता हूँ कि विवाह जिंदगी की फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तभी तो विवाहित जीवन में घुटन और अवसाद के मौके पैदा होते हैं। मैं अपनी ही बात काट रही थी, राजेंद्र जी ने याद दिलाया। मैंने प्यार को एक नैसर्गिक भावना माना और विवाह को सामाजिक जिम्मेदारी, दोनों को साथ साथ निभाया जाए ऐसा रास्ता कम से कम समाज ने तो नहीं बनाया है। मनुष्य वृत्ति पति पत्नी के प्रेम के बरक्स नैसर्गिक प्रेम में लीन होना चाहती है। जो कहते हैं कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, प्यार के लिए सिर्फ उनकी शादी हुई है, तो निश्चित ही है कि उनकी शादी में आई पत्नी से भी प्यार नहीं होता। हाँ, सेक्स करने की निकटता का आकर्षण ही प्यार कहलाए तो यह दीगर बात है। मेरी मान्यता भी समाज की मान्यता के विरुद्ध हो सकती है, लेकिन मनुष्य की सहजता के खिलाफ हरगिज नहीं। हाँ, मुझे अपने विचार पर दृढ़ रहना चाहिए, ना कि इस भावना के अधीन कि कोई भी व्यक्ति समाज में प्रचलित आचार संहिता के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। हमारे सत्य के मूल्य फिर कहाँ बचेंगे। और विवाह नाम का हाथी अपने भारी पांव तले प्रेम को कुचलता चला जाएगा। यही तो होता रहता है कि न जाने कितने प्रेमियों के दिल विवाह संस्कार के तहत मसल डाले जाते हैं, कितनी ही अनारकलियां वैवाहिक दीवारों में चिनवा दी जाती हैं। राजेंद्र यादव विवाह की खातिर ऐसा कुछ कर पाए होंगे उनका प्रेम दम तोड़ दे। इसलिए उन्होंने लेखिकाओं द्वारा रचे लिखे पर टिप्पणी की है। हिंदी में लोकप्रिय लेखिकाएं वही सब लिखती हैं जो हमें चाहिए। प्रेम और सपनों में डूबी नायिकाएं, यातनाओं के बीच आत्म बलिदान और त्याग की मूर्तियां, ममतामयी माएँ, गलतफहमियों के बीच मरती जीती अनसमझी मासूम आत्माएं, समाज के अत्याचारों की शिकार, गलत जगह जीने वाली देवियां आत्मधिक्कार के कांटों की शैया पर शहीद हो जाती हैं। यह जानने और बचकाने लेखन का सबसे अच्छा अगर उदाहरण मुझसे पूछते हैं तो वो अमृता प्रीतम का लेखन है। ये राजेंद्र जी ने लिखा। मैं मीता का ऐसा रूप कभी नहीं देखना चाहता था। मैं यहाँ बता दूँ, मीता वो अपनी प्रेमिका को कहते थे। मैंने उसको कुंठाग्रस्त होने के लिए बाध्य नहीं करना चाहा। वह पत्नी नहीं, प्रेमिका तो है ना, मेरी प्रेमिका है। मुझे छोटी सी हंसी आ गई थी। राजेंद्र जी, फिर तो जैनन जी का भी कहना ठीक ही है कि लेखक को पत्नी ही नहीं एक प्रेमिका भी चाहिए। कहते हैं इस बात पे तो काफ़ी हो हल्ला मच गया था। देखो, जैनन ने जो भी कहा हो, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मीता मेरे जीवन में मन्नू से पहले थी। हमने भरपूर प्यार जिया है। तो फिर वही सवाल, मन्नू दी से शादी क्यों की? राजेंद्र जी अब की बार हंस पड़े। मुस्कुराहट तो बातों में तभी से अपना रंग रचने लगी थी जब से लबों पर मीता का नाम आया था, बातें आई थीं। अरे डॉक्टरनी यार, क्या हर प्रेमी प्रेमिका की शादी हो जाती है क्या हम शादी के लिए प्रेम करते हैं? ज़्यादातर तो प्रेम विवाह हो ही नहीं पाते। तब क्या प्रेम नहीं होना चाहिए? छोड़ दें प्रेम करना। तुमको हमने बंगला लेखिका मैत्रेयी देवी की किताब दी थी ना, न हन्यते। क्या समझा तुमने उसमें? मुझे तो लगता है तुमने कुछ भी नहीं समझा। नहीं, यही कि प्रेम मरता नहीं है, मारा नहीं जा सकता आत्मा की तरह। मैंने छात्रा की तरह राजेंद्र जी
के सामने जैसे पाठ सुना दिया हो, मगर सोचने लगी बेशक आपका और मीता का प्यार न हन्यते की अमिट लाइन हो, लेकिन उसमें आपका रोल क्या रहा, इस पर मैं मंथन से गुजरने लगती हूँ। मीता के अपने प्रेम में कोई झोल नहीं। उन्होंने मोहब्बत को शादी में तब्दील करना गवारा नहीं किया। लेकिन आप तो विवाह की शरण में आ गए राजेंद्र जी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी आप कई दलीलें देते हैं। मसलन मन्नू की दिली इच्छा थी, मसलन दोस्तों का दबाव था, मसलन मन्नू की बहन सुशीला जी ने कई नेक वादे किए, मसलन मन्नू जी ने गृहस्थ के फंदे से मुक्त रहने का भरोसा दिया, लिखने की आज़ादी के लिए सहूलियतों और स्वतंत्रताओं का वरदान दे डाला, बड़ा लेखक माना और और वर्ण करना चाहा। बहुत अच्छी दलीलें हैं राजेंद्र जी, बहुत अच्छी। कितनी ही बातें कहिए राजेंद्र जी, कितने ही वाजिब कारण गिनाइए और कितनी ही तफसीलें हमारे सामने रखकर हमें मूक मौन बना दीजिए, मगर हम भी क्या करें। मोहब्बत के मामले में इतने अनाड़ी भी नहीं हैं जितना आप हमें समझ रहे हैं कि जो बातें कारण और मन्नू दी के दोस्तों की इच्छा सहित उनके आग्रहों की फहरिस्त है ना आपके पास, वह एक प्यार शब्द के आगे ठहर नहीं पा रहे। आपने प्यार पर भरोसा छोड़कर विवाह के मंडप का आसरा ले लिया, भले वह मंडप छवाया न गया हो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने बहुत से लोगों को मंडप और फेरों का बहिष्कार करने का ढोंग करते देखा है राजेंद्र जी, लेकिन क्यों भूल जाते हैं वे कि कर तो वो विवाह ही रहे हैं। आप भी हमें अपनी शादी के तमाम आदर्शवादी पाखंड और कर्मकांड विहीन तजुर्बे सुनाते रहे हैं, तब क्या हम ये मान लें कि आपने शादी नहीं की। आपकी बनाई सारी सच्ची दास्तान सुनने के बाद हमें ये लगता है कि शादी तो हर हाल में आपने की ही है, मगर पूरे मन से प्यार नहीं किया। ये सब मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरे सामने आता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं राजेंद्र जी से कभी ये बातें नहीं की, मैं तो मानती ही गई, जो वो बताते थे मानते, लेखन के लिए मानती गई, लेकिन जो हमारे जीवन में घटित होता है उस पर मेरी बहस होती थी, तर्क भी मैं देती थी, वो भी देते थे। मैंने यह भी सोचा, क्या स्त्री की तरह पुरुष प्यार नहीं किया करता, या उसका अपने प्रेम के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होता कि प्रेयसी की थोड़ी सी विमुखता देखते ही वह टूटकर दूसरी के आगोश में जा गिरता है। हाँ राजेंद्र जी, ऐसा ही था। आप अपने विवाह के लिए खुद ही जिम्मेदार रहे हैं, वरना दोस्त, सखी, सहेलियों, घर परिवार के लोग और आगामी जीवन की चुनौतियाँ तो मीता के भी सामने रही होंगी। उन्होंने दृढ़ता के साथ स्वीकार की और अपनी मोहब्बत को जिंदगी बख्शी। राजेंद्र जी, आपने कभी सोचा है कि आपने उनके बहादुर प्रेम को जब न तब कायर बनाने के रास्ते अपनाए, अपनी बेईमानी में उनको घसीटा, मगर फिर क्या हुआ, वह दृढ़ स्त्री की तरह प्रेम का गौरव बचाए रही, बावजूद इसके कि अपने युवा सौंदर्य से आपकी शारीरिक अक्षमता के एहसास का निवारण भी करती रही। ये मैंने लिखा, आगे बहुत लिखा, कहाँ तक सुनाऊँ मैं, हमारा समय भी हो ही रहा है। तो जो उनका व्यक्तिगत जीवन था उस पर मेरी बहस होती थी उनसे। बहस क्या होती थी, मैं अपनी बात कहती थी, वो अपनी बात कहते थे, और ऐसा नहीं है, जो मैं बात कहती थी वो मानते भी थे कि हाँ ये हुआ, ये ऐसा हुआ। क्योंकि वही कि प्यार छूट जाता है तब क्या टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। जब जब वो खुद उन्होंने स्वीकार किया, मैंने कहा जब जब राजेंद्र जी वो आपके सामने आए, भले आप शादी करे आए हों, लेकिन जब पहली बार आपके सामने शादी के बाद आई तो आपने क्या सोचा। कहने लगे मैं वही हो गया जो पहले था मीता के लिए, वही हो गया। तो ये प्रेम में ही होता है कि वो फिर नई शाखाएं फूटने लगती हैं।
वो मरता ही नहीं है, उसकी जड़ ऐसी होती है। तो राजन जी इसको स्वीकार करिए। आप ऐसे क्यों? आपने शादी की है, प्यार किया है, दोनों अलग हैं इसलिए कि दोनों स्त्रियां अलग हैं। और होता है ऐसा, ऐसा होता है। प्रेमिका जब तक प्रेमिका रहती है, जब तक वो पत्नी नहीं बनती, फिर वो पत्नी हो जाती है। उसको आप प्रेमिका नहीं कह सकते, आप ना प्रेमिका जैसा व्यवहार करते हैं। मेरा कहना ये था, कोई भी जिन्होंने भी ये प्रेम विवाह किया हो, वो सब समझ सकते हैं कि उसके बाद हमारा जीवन पति पत्नी का जीवन हो जाता है। वो फिर वो व्यवहार ही नहीं रहता, चाहे आप कुछ भी कितनी कोशिश कर लीजिए, नहीं रहता व्यवहार। और अगर प्रेमिका को छोड़ के किसी दूसरे से शादी हो गई या दूसरे से शादी हो गई प्रेमी को छोड़ के, तो जाहिर है प्रेमी तो प्रेमी रहेगा, प्रेमिका तो प्रेमिका रहेगी, पति तो पति रहेगा, पत्नी तो पत्नी रहेगी। क्योंकि सामाजिक बंधनों में प्रेम नहीं बंधता है, सामाजिक बंधनों में तो विवाह बनता है। मेरी बातें राजन जी से यही होती थी, इसलिए मैंने कहा आप दोनों को मत मिलाइए। आप बिल्कुल, और आप अलग करके रख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अलग करके रख रहे हैं, जो किसी पत्नी को मंजूर नहीं हो सकता कि आप दोनों को अलग करके रखिए। वो तो ये होता कि या तो मतलब शादी की है तो प्रेमिका को छोड़, क्या छूटती है क्या? या शादी की है तो प्रेमी की तो सोचे ही मत, बात ही मत कर। आन पुरुष वो जो है ना, वो एक चौपाई है ना, दूसरा पुरुष तो मन में ही नहीं आना चाहिए, ये दूसरी स्थिति तो मन। लेकिन ये कहने की है, ये मानता कितना है कोई, ये तो एक कुदरती बात है, नहीं होता, ये सब नहीं संभव हो पाता है कि भूल जाएं। भूलना अपने बस में थोड़े होता है, प्रेम को भूलना अपने बस में बिल्कुल नहीं होता, और ये सोचना चाहिए। हाँ, अब फिर आपसे एक और बात शेयर करती हूँ। जब आत्मकथाएं आई, पहले प्रभा खेतान की आई, मनु भंडारी जी की आई, उसके बाद मेरी आई, तीन आई थी एकदम। उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने अपने संपादकीय में लिख दिया, फिर ये मेरी बात को अपनी बात बना के लिख दिया। पता नहीं क्या उन्हें क्या सोचते थे। मुझसे बोले, डॉक्टर ये बताओ कि प्रभा खेतान की आई है और मन्नू की आई है, तुम क्या सोचती हो दोनों आत्मकथाओं के बारे में? क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है। मन्नू दी ने आपसे शादी की, वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका नहीं है। और वो अगर ऐसा सोचे तो गलत है, आपकी प्रेमिका तो मीता है, तो वो प्रेमिका की जगह ले ही नहीं सकती, मगर वो लेना तो चाहती है, हर पत्नी लेना चाहती है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। और प्रभा खेतान, डॉक्टर साहब, जो उनके डॉक्टर साहब थे प्रेमी, उनकी प्रेमिका हैं, उन्होंने शादी भी नहीं की, लेकिन वो उनकी पत्नी होना चाहती हैं। वही चाहती है, आत्मकथा से तो यही सिद्ध होता है कि वो चाहती हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों में मुझे पत्नी की तरह ले जाएं, मुझे क्यों नहीं ले जाते, ये है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं ले जाते, क्योंकि आप पत्नी नहीं हैं, सामाजिक मान्यता आपके पास वो नहीं है, वो उनकी पत्नी के पास है, आप तो प्रेमिका हैं, तो प्रेमिका ही रहिए ना, क्यों आप पत्नी होना चाहती हैं? मैंने कहा दोनों की समस्या ये है। तो कहने लगे, और तुम्हारी भी तो आई है। तो मैंने कहा, राजी जी मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, हाँ, पति के साथ रहती हूँ, ना मैं दावा करूँ कि नहीं जी मुझे तो प्रेमिका होना है, ना मैं दावा करूँ नहीं मुझे पत्नी क्यों माना जा रहा है। मेरे दोस्त भी रहे हैं और आज भी हैं, और मेरे मैं अपने पति के घर में भी रहती हूँ, पति हैं, तो वहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि बता ही दिया कि भाई ये हमारे दोस्त रहे हैं और रहेंगे। ऐसे एकदम कैसे कोई भूल जाए? एकदम नहीं, हम तो कभी नहीं भूल सकते, कैसे कोई भूल सकता है? तो ये बातें राजन जी से होती थी,
और मेरी राय पूछते थे। अब उन्होंने क्या किया कि ये सारी बातें अपनी करके और संपादकीय में लिख दिया। ये प्रभा ये चाहती हैं, मनु ये चाहती हैं, मैत्री को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दिया। तो अर्चना वर्मा जी बहुत नाराज हो गई। बहुत ये मैं जो सुना रही हूँ संस्मरण बड़े व्यक्तिगत भी हैं और साहित्यिक भी हैं, सब तरह के हैं, क्योंकि उन्होंने संपादकीय में लिख दिया। तो राजन जी ऐसा भी करते थे, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे लिख देंगे। वो ऐसा भी कर डालते थे, फिर हम चाहे कितने रोचे पीटते थे, राजन जी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या, अरे चुप रहो, ठीक तो किया, तुम ही तो कह रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे नाम से थोड़ी लिखा है, मैंने अपना लिखा है। तो मैंने कहा आपने हमसे पूछ लिया और फिर लिख दिया। लेकिन इस पर तो अर्चना जी बहुत गुस्सा हो रही, कहते गुस्सा तो होगी, जरूर होगी। तो मान के चलते थे। तो ऐसा मस्त मौला आदमी जो हमें भी चिंता मुक्त कर देता था। हमसे भी क्या, हमको भी ये संदेश देते थे कि दुनिया है, ये कुछ भी कहेगी, लेकिन तुम्हारा जो विचार है वो अडिग होना चाहिए। अगर है तो उसे बदलना मत, बदलो तो अपने जीवन को बदलने के लिए बदलना। ऐसे नहीं कि किसी के कहने से वो ये कह रहा है इसलिए मैं अब नहीं ये कहूँगी। नहीं, जो तुमने कहा है सोच समझ के कहा है, या तुम्हारे भीतर से जो आवाज़ आई है, तुम्हारी आत्मा की जो आवाज़ है, उसको मत मारो। ये उनका कहना था। मेरे ख्याल में अब समय भी हो रहा है, ये हमारे इसका जो ये कार्यक्रम है इसका समय हो रहा है। राजन जी के बारे में मैंने बहुत बातें बताई हैं, और जितनी बताई हैं उससे कई गुना रह गई हैं। वो 1 घंटे में नहीं हो सकती पूरी हैं, क्योंकि ये तो मेरे पास पूरी किताब ही रखी है उनके ऊपर लिखी। ये भी मैंने ऐसे लिखी, इसलिए लिखी, बता देती हूँ लास्ट में क्यों लिखी, क्या ज़रूरत पड़ गई। कोई मैं श्रद्धांजलि दे रही थी क्या उनको? हालांकि मैंने लिख दिया है पीछे से कि मेरी श्रद्धांजलि यही। लोग आसपास भी रहे उनको बड़ा अच्छा भी कहते रहे, उनके दोस्त भी रहे, और दोस्त महिला मित्र भी खूब रही हैं। लेकिन उन पर कलम चलाने के लिए नहीं है कोई। उनकी खामियां निकालने को तो मित्र भी तैयार हो जाते थे, जो मैंने देखा है। लेकिन उनकी क्या खूबियां थीं, उन्हें कलमबद्ध करने के लिए कौन है। इसलिए मेरा तो फर्ज बनता है, या मेरा तो इतनी मोहब्बत रही है उनसे, जैसे एक शिक्षक से होती है, या जैसे जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया उसके लिए मेरे उद्गार थे। इसलिए मैंने इसको लिखा और मैंने इसका नाम भी यही दिया। मुझे नहीं आज भी पता कि वो सफ़र था या मुकाम था। मुझे आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि वो मेरा सफ़र रहा या मुझे मुकाम दे गया, मालूम नहीं। राजन जी, आज भी आपको मेरा बहुत, मेरी जो प्रेम है मेरा आपके प्रति, जो मेरी निष्ठा और श्रद्धा रही, आज भी मैं याद करती हूँ। और आपके बिना मुझे ये साहित्य जगत छूना लगता है कि कोई भी जैसे कुछ पूछना हो, आप ज्ञान का भंडार थे, मुझे कुछ पूछना हो तो मैं किससे पूछूं, कुछ मुझे सलाह लेनी हो तो मैं किससे लूँ। चारों तरफ आंखें फैला फैला के देखती हूँ, लेकिन मुझे दिखाई कोई देता नहीं। इतना ज्ञानवान कि तुरंत ही शंकाओं का समाधान कर दे, तुरंत ही वो वाक्य आपके सामने रख दे जिसे आप ढूंढ रहे थे, आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, आप कहीं नहीं पा रहे थे, वो रख दे। जब वो चीज़ें निकाल के इतना ज्ञान, इतना, चाहे वो किताबें बाहर की हों चाहे यहाँ की हों, इतना ज्ञान, और हम जब ना मिले तो फ़ोन करें सुबह, राजन जी ये ना हम तो अटक रहे हैं यहाँ पे। और वो जैसे कुंजी लिए रहते थे, चाबी से ताला खोला और उसमें से निकाल के दे दिया। इतना कौन करता है, किसके लिए करता है? क्या ऐसे लोग पैदा होंगे फिर? क्या इस साहित्य में लोग आएंगे? यूँ तो उनके
समय में उनके समकालीन बहुत विद्वान रहे हैं, लेकिन क्या इतना किसी ने अपने नज़दीक बुलाया है? क्या हम जो लेखक हैं, क्या हमने इतना नज़दीक उन बड़े बड़े तथाकथित विद्वानों को देखा है? नहीं, हम उनसे डरते रहे हैं, हम उनसे झिझकते रहे हैं। एक राजन जी थे जिनसे कोई डर ना झिझक ना कुछ। हाँ, और वो इस तरह से कह देते थे कि दूसरे देखते ही रह जाए। हैं, कोई महिला जा रही है उनके दफ्तर में से बात करके फिर जा रही है तो गाना गा देते थे, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा ना, तो सारे लोग देखने लग जाते थे। हम कहते राजन जी क्या कह रहे हैं? अरे क्या हुआ, ठीक तो गा रहे हैं। जिसको कोई ग्रज नहीं, अपने मन में कोई ऐसा कि ये कहूँ कि ना कहूँ, कि कहाँ लगेगा कहाँ, ये बंधन वो नहीं मानते थे, ये संकोचें उन्हें नहीं थी, साफ बात करते थे, साफ आदमी थे। वो भी थे, ऐसा नहीं है कि लोगों को बहुत अवगुण भी लगे हैं उनके, ऐसा नहीं कि वो अवगुण रहित तो कोई आदमी होता ही नहीं है। मैं तो ये मान के चलती थी। तो मेरे से जो नाता था, लेखक का भी नाता था, संपादक का भी नाता था, और अच्छी रचना के पारखी थे वो, मैं ये समझती थी अच्छी तरह। एक बार एक कहानी लिख दी जो बनारस वालों ने मुझसे मांगी थी। मैंने जब मैं बहुत लेखन में बहुत सिद्ध हस्त नहीं थी, शायद इधर नमम लिख ही रही थी, तो मैंने लिख दी। तो मैंने हंस में जाके कहा महाराज जी से पढ़ दीजिए ना, मुझे ये भेजनी है कहीं, ये मैंने कैसी लिखी है, ठीक है ये। उन्होंने पढ़ा तो मैंने क्या बता दीजिए। कहते बता दिया तो तुम्हें, मैं नहीं दूंगा अब इस कहानी को तुमको। मैंने कहा क्यों, मुझे तो भेजनी है। बोले नहीं मैं हंस में छापूंगा, मैं नहीं दूंगा। वो कहानी थी फैसला। मैंने तो यूँ ही लिख दी थी, तो अब उन्हें अच्छी लगी तो अच्छी हो गई, वो सबको बहुत पसंद आई, उस पर फिल्म भी बनी। हाँ, तो वो बहुत मेरे ख्याल में जो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे पारखी मुश्किल से पैदा होते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो हीरे खोज के लाएं, वो धूल मिट्टी भी खोज के लाते हैं तो वो भी हीरा कर देते हैं वो अपनी नज़र से। ये थे राजन जी, उनके लिए मैं क्या कहूँ। उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी हैं और रहेंगी। हम उनको लिख के याद करेंगे, हम बोल के याद करेंगे। बोलना तो रह जाता है यहीं पे, हम लिख के याद करेंगे तो किताबें रह जाएंगी। आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि राजेंद्र यादव ऐसे थे, जिन्होंने देखा उन्होंने कैसा देखा राजेंद्र यादव से। अब मैं यहाँ से विदा देने का मैं पूछती हूँ कि ये हुआ। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछने हो तो मुझे बता दें, या मैं पढ़ नहीं पाई हूँ शायद आपके सवाल। हाँ, क्या करें, करें ख़त्म? हाँ ठीक, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ कर देती हूँ। तो बातें तो मैं 2 दिन भी बोलती रहूँ तो भी पूरी नहीं होंगी। आपसे विदा लेते हैं। आपने सुना राजेंद्र यादव के बारे में कि मैं क्या कहती हूँ। लोग जानना भी चाहते होंगे और शायद जानते भी होंगे। तो यही है हमारा कहना कि आप लोग भी उनका लिखा हुआ पढ़ें। वो तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन लिखा हुआ तो बहुत कुछ छोड़ गए हैं। तो आप लोग पढ़ें और हम भी पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर उनसे प्रेरित होकर लिखा जा सकता है। मैं फिर कहती हूँ, उनसे प्रेरित होकर बहुत कुछ, जितने विमर्श चल रहे हैं, इन विमर्शों को हम बहुत ताकत दे सकते हैं। उनकी चीज़ें पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नए जो लेखक आ रहे हैं, मेरी उनसे यही है, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए, यही कह सकती हूँ कि आप उनका लिखा पढ़िए, किताबें वो पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। वो तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो लेखिकाएँ हैं और जो हमारी जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो आदमी की निगाह में औरत तो सभी ने पढ़ी होगी और वो पढ़ने लायक है। वो तो
स्त्रियों की गीता समझिए, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार, आपने मुझे सुना। मुझे क्या सुना, राजन जी को ही सुना, जो मैंने उनसे सीखा, पाया और लिखा। तो आपको बहुत नमस्कार और आभार। आप